चलिए शुरू करते हैं एक ऐसे इंसान की कहानी जो चाहे या ना चाहे पर हर बार जीत ही जाता है। चैप्टर 1 कहानी शुरू होती है मोनाको के नरम सूरज से। नीला समुद्र। कैमरा जूम करता है हमारे 26 साल के मेन कैरेक्टर जॉन कैल्विन पर। जॉन रेलिंग पर खड़ा है, कॉफ़ी का कप हाथ में है, आंखों में थोड़ा सा गुस्सा और थोड़ी थकान है और बड़ी ही फ्रस्ट्रेशन से चिल्ला कर कहता है, ये पैसा, ये सब सक्सेस मुझे नहीं चाहिए, ये सब मुझे इरिटेट करते हैं। और उसके चेहरे पर उसकी फ्रस्ट्रेशन क्लियरली दिख रही है। फिर नरेशन वॉइस के पर्सपेक्टिव से हमें दिखाया जाता है इस सब स्टोरी की शुरुआत कैसे हुई। 4 साल पहले लंदन की बरसती रात, रेन स्लिक ब्रिज पर स्ट्रीट लाइट्स की हल्की ऑरेंज रोशनी थी। 20 ईयर्स का यंग जॉन कैल्विन उस ब्रिज पर खड़ा था। फैमिली ट्रेजेडी की न्यूज़ सुनने के बाद बिल्कुल ब्रोकन था। दिल में बस अंधेरा था। उसके माइंड में एक ही थॉट था कि अब सब खत्म। सडनली हवा तेज चलती है, गोल्डन लाइट ट्विस्ट होती हैं। एक मिस्टीरियस आवाज, सॉफ्ट बट पावरफुल, जॉन कैल्विन, तुम्हारा टच अब सब कुछ को प्रॉस्पेरिटी में बदल देगा, तुम में कॉस्मिक बैलेंस हो। और इसके साथ ही हमें दिखाई देती है एक मिस्टीरियस गोल्डन लेडी। पर जॉन के एक्सप्रेशंस कंफ्यूज्ड हैं। उसे समझ नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है। मानो वो कहना चाहता हो ये सब मुझे नहीं चाहिए। वो बस शांति चाहता था। पर लाइट धीरे धीरे फेड होती हैं और सब कुछ बस गायब हो जाता है। फिर नरेशन वॉइस आती है और हमें बताया जाता है कि उस रात के बाद जॉन की लाइफ कभी नॉर्मल नहीं रही। फॉलिंग स्टार्टअप्स जिसमें उसने पैसा लगाया था, नेक्स्ट डे स्टॉक रॉकेट अप हो गए। चैरिटी गाला, द डोनेशंस फंड जो उसने बस ऐसे ही शुरू किए थे, उसमें डोनेशन स्काई रॉकेट हो गई। हर विक्ट्री के साथ जॉन और भी फ्रस्ट्रेटेड होता गया, क्योंकि जॉन एक ऐसा इंसान था ही नहीं। उसको फेम, लग्जरी, विला, पैसा ये सब कभी चाहिए ही नहीं था। उसके पास जो होता वह उसमें खुश रहने वाला इंसान था। उसको तो बस शांति और साइलेंस चाहिए थी। पर एक मिस्टीरियस लेडी जो खुद को फॉर्चूना बुलाती थी, एक रात उसने उसकी पूरी जिंदगी ही बदल कर रख दी। उस ब्रिज वाले इंसिडेंट के बाद जॉन को वह मिस्टीरियस लेडी जो खुद को फॉर्चूना बुलाती थी वह हमेशा दिखाई या सुनाई दे ही जाती थी, क्योंकि जब भी वह कोई इन्वेस्टमेंट या कुछ ऐसा काम करता जिसकी वजह से उसके पैसे या उसके कुछ ना कुछ मिलने के चांसेस होते, तभी उसको उस लेडी की प्रेजेंस या उसकी आवाज़ अपने मन में सुनाई देती और बस उसकी इन्वेस्टमेंट स्काई रॉकेट हो जाती, मानो जैसे कोई चीट कोड हो। प्रेजेंट डे अपने वेले में खड़ा जॉन फ्रस्ट्रेशन में चिल्ला कर कहता है, फॉर्चूना तुमने मेरी जिंदगी को मजाक बनाकर रखा है। पर उसके कानों में केवल एक ही आवाज़ सुनाई दी, कामयाबी का भी कुछ पर्पस होता है जॉन। फिर कुछ दिन बाद एक मीटिंग में जॉन को फिर से फॉर्चूना की विस्पर सुनाई देती है। हैट्रीगोरस, एक 7 हेडेड मॉन्स्टर, कॉमर्स, इन्फ्लुएंस, इन्वेंशन, क्रिएशन, एनर्जी, स्ट्रेटजी, ये सब उसके हेड्स हैं। तुम हो 7th एस्पेक्ट, द बैलेंस। और जॉन का फेस हाफ शॉक्ड था और हाफ अनॉयड। उसकी फीलिंग्स बस ऐसे थी कि मैं कोई हीरो नहीं हूँ, मुझे बस एक नॉर्मल लाइफ चाहिए। अनदर डे मोनाको विला के स्टडी रूम में जीव्स, उसका एजलेस बटलर, एक फाइल लेकर आता है। जीव्स कहता है, अनदर एक्सीडेंटल सक्सेस सर। जॉन बस जैसे फ्रस्ट्रेशन में कह रहा हो, डोंट रिमाइंड मी जीव्स, अब मैं सबसे बेकार बिजनेस ढूंढने वाला हूँ। और फिर एक मॉडर्न कॉन्फ्रेंस रूम में एक बिग ग्लास विंडो के व्यू से जॉन इन्वेस्टर्स के सामने प्रेजेंटेशन देता है। जेंटलमैन, इको फ्रेंडली स्क्विड इंक फार्म। इंक वो भी स्क्विड से, पूरी तरह से इको फ्रेंडली। यह आइडिया ग्लोबल मार्केट को डिस्टर्ब करेगा। और उसके इनसाइड फीलिंग्स थी, ये सब बस लॉस मेकिंग आइडिया है, फॉर्चूना तुम इस बार कुछ भी नहीं कर सकती। इन्वेस्टर्स कंफ्यूज्ड फेसेस के साथ, कुछ लोग हेड शेक कर रहे होते हैं। तभी डोर के बाहर एक तेज चिल्लाहट, एक औरत की चीख सुनाई देती है। जॉन क्विक रिएक्ट करता है और उसके रिएक्शन के साथ कॉफी टेबल गिर जाता है। और इसके साथ ही चैप्टर 1 एंड होता है। चैप्टर 2 की शुरुआत होती है। सीन ओपन होता है फ्रांस के कैस्ट्रोल सिटी पर। शाम का टाइम है, हवा में थोड़ी नमी है। कैमरा जूम करता है इसाबेला डुबोयस पर। 25 साल की क्लासी और स्ट्रॉन्ग लड़की, आंखों में टेंशन और थोड़ा दर्द है। उसके दिल में बस एक थॉट,
पापा ने मुझे यह शिपिंग एम्पायर संभालने को कहा था, मैं फेल नहीं हो सकती। तभी नरेशन वॉइस हमें बताती है डुबोय शिपिंग, नेपोलियन के ज़माने का नाम, लेकिन अब लोन शार्क्स ने कंपनी को घुटनों पर ला दिया है। सीन शुरू होता है लग्जरी होटल के लॉन्गवे हॉलवे में। लाइट सॉफ्ट गोल्डन है। इसाबेला मीटिंग के लिए जा रही होती है, तब एक हैवी स्टेप सुनाई देता है। मार्को रूसी द शार्क एंट्री करता है। ह्यूज बॉडी, गोल्ड टूथ चमक रहा है। तभी मार्को इसाबेला का हाथ पकड़कर पूछता है, तुम कहाँ जा रही हो मिस इसाबेला? तुम्हारे पापा का कर्जा अभी बाकी है, हमारे इको शिप्स जल्दी ही डूबने वाले हैं। वो इसाबेला का आर्म पकड़ लेता है। इसाबेला के दिल में मानो जैसे डर सा है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं और आंखें जैसे किसी की मदद के लिए उड़ीक रही हों। सडनली एक हल्की खांसी। जॉन कैल्विन आता है, सिंपल ब्लेजर पहने, काम एक्सप्रेशन के साथ। जॉन सॉफ्टली कहता है, माय अपोलोजाइज, लगता है मैंने फुटिंग लूज कर दी। एक हल्का सा धक्का और मार्को का बैलेंस हिल जाता है और उसकी ग्रिप ढीली हो जाती है और वह इसाबेला को छोड़ देता है। कैमरा फोकस करता है इसाबेला के सरप्राइज फेस पर। जॉन पोलाइटली, आर यू ऑलराइट मैडम? इसाबेला ब्रेथ करती है, आई एम ओके, हु आर यू? बैकग्राउंड में मार्को गुस्से में दिखाई देता है, पर जॉन की कॉन्फिडेंट आइज देखकर चुप रहता है। जॉन ने इसाबेला और मार्को की कन्वर्सेशन सुनी थी, इसीलिए वह मन में कह रहा होता है, ये तो परफेक्ट लॉस प्लान है। वह बड़ी ही बोल्डली इसाबेला को कहता है, आई हैव अ डील फॉर यू, 50 मिलियन यूरोस फॉर जस्ट अ सिंगल किस। प्योर फूलिश प्लान, सिर्फ एक किस के लिए 50 मिलियन यूरोस। इसाबेला ब्लिंक करती है, फिर हल्की सी स्माइल करती है, कहती है 50 मिलियन, इंटरेस्टिंग, वो भी एक सिंगल किस के लिए। बट मेरे पास बेटर आइडिया है, पार्टनरशिप। तुम इन्वेस्ट करो मेरी इको फ्रेंडली शिपिंग फ्लीट में। अगर यह फेल हुई तो तुम्हारा पैसा गया, अगर कभी सक्सेस हुआ तो तुम्हें पैसे के साथ साथ एक रियल किस भी मिलेगी। इसाबेला की आंखों में थोड़ी शरारत के साथ थोड़ी होप भी थी। जॉन की आंखों में मानो एक्साइटमेंट, पैसे का लालच नहीं, बस हारने का सपना। जॉन के मन में था हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ टोटल कोलैप्स, परफेक्ट डील, और जॉन डील के लिए मान जाता है। दोनों हैंडशेक करते हैं। बैकग्राउंड होटल के कॉरिडोर्स की लाइट थोड़ी ब्राइट हो जाती हैं, जैसे कोई मैजिक हुआ हो। हैंडशेक के वक्त एक हल्की गोल्डन शिमर उनके बीच से गुजरी। फॉर्चूना की पावर फिर से एक्टिव। उस लाइट को देखकर जॉन के मन में बस एक ही बात थी, नहीं नहीं, फिर से नहीं फॉर्चूना। यहाँ पर हमारा चैप्टर 2 खत्म होता है। चैप्टर 3 शुरू होता है जापान के क्योटो के बिजी स्ट्रीट मार्केट पर। पेपर लालटेन्स की सॉफ्ट लाइट, हवा में माचा और स्ट्रीट फूड की खुशबू। बैकग्राउंड में लोगों की हल्की लाफ, टोक्यो ड्रम्स की हल्की बीट। फिर हमें दिखाई देती है अकारी सातो, 25 साल की, क्यूट पिंक कैप के साथ सेल्फी स्टिक लिए व्लॉगिंग कर रही होती है। एंड रिमेंबर माय अमेजिंग फॉलोअर्स, हर मोमेंट एक एडवेंचर है, फाइंड द मैजिक। स्माइल ब्राइट है, पर आंखों के पीछे थोड़ी थकान। ट्रोल्स और हेट कैंपेन का दर्द अभी भी फ्रेश है। अचानक एक मार्क्स थीफ अकारी का कैमरा चोरी कर भागता है। लोगों के शौक की आवाज, अकारी की हल्की चीख, अकारी, हे माय कैमरा, स्टॉप हिम। ये कैमरा उसका पूरा करियर है, उसका कनेक्शन है वर्ल्ड से। उसी मार्केट के दूसरे कोने में जॉन कैजुअली माचा पी रहा होता है। तभी अकारी की चीख सुनाई देती है। लाइटनिंग की स्पीड से जॉन चोर के रास्ते में आ जाता है। हल्का सा ट्रिप मूव देता है चोर को और चोर फ्रूट स्टॉल में जाकर गिरता है। जॉन चोर से कैमरा छीनकर कामली अकारी को दे देता है। अकारी की आंखें शौक से वाइड हो जाती है। अकारी एक्साइटमेंट से कैमरा ऑन करती है और कहती है, हे व्यूअर्स, डिड यू सी दैट? मेरे मिस्टीरियस हीरो ने निंजा मूव दिखाए। और फिर जॉन से पूछती है, सर आपका सीक्रेट क्या है? क्या आप सिंगल हैं? अकारी की आवाज में पूरा थ्रिल था। जॉन थोड़ा ऑकवर्डली स्माइल करता है, पर दिमाग ऑलरेडी अपने नेक्स्ट क्रेजी प्लान में है। वह मन ही मन में सोचता है, फॉर्चूना अब देख तू, मेरा यह प्लान कभी भी फेल नहीं होगा, इस बार तो मेरा लॉस होगा ही होगा। कुछ देर सोचने के बाद जॉन थोड़ी सी ऊंची आवाज में कहता है, मेरा सीक्रेट सिंपल है, मेरे पास बहुत ज्यादा मनी है,
मैं तुम्हें 100 मिलियन येन दूंगा, बस एक पब्लिक शो ऑफ एडमिरेशन करो। यह कोई छोटी तारीफ नहीं बल्कि एक बड़ा हंगामा करने वाला काम था। जॉन के लिए यह सिर्फ पैसा बर्बाद करने के लिए एक मजाक था, एक ऐसा स्टंट जो कभी आम नहीं करना चाहिए। अकारी की आंखों में चमक थी, ना उलझन ना शक, बस तेजी से उत्साह। एक बड़ा शो तुम्हारे पैसे से? परफेक्ट, उसने तुरंत कहा। हम इसे एक रैंडम एक्ट ऑफ काइंडनेस सीरीज बना सकते हैं। तुम फंड दो, मैं मोमेंट्स कैप्चर करूंगी और हम खुशी हर जगह फैलाएंगे, और इस एक्ट का नाम होगा रैंडम काइंडनेस शो। तभी एकदम चारों तरफ की लालटेन और चमक उठी, ऐसे इस पल का साथ दे रही हो। और इस सब को देखकर जॉन के मन में एक चीख उठी, नहीं, यह फिर वायरल हो जाएगा। फिर डील डन होती है और दोनों हैंडशेक करते हैं। हैंडशेक के मोमेंट पर एक गोल्डन शिमर उनके बीच से गुजरी। फॉर्चूना की पावर फिर से एक्टिव। जॉन के चेहरे पर फोर्स स्माइल थी, पर मन में सिर्फ फ्रस्ट्रेशन थी। वह मन में फॉर्चूना को कोस रहा था। फॉर्चूना, यू आर अ क्रूअल मिस्ट्रेस। और इस सीन के साथ चैप्टर 3 खत्म होता है। चैप्टर 4 हम देखते हैं जॉन को, इसका प्लान हमेशा की तरह कुछ ना कुछ केओस क्रिएट करना है। जॉन अब बेंगलोर के एक टेक एग्जीबिशन में है और वहाँ पर है एक फेमस एंटरप्रेन्योर प्रिया शर्मा, जिसका सपना है अर्बन फार्मिंग को अपग्रेड करना अपने एआई सिस्टम ग्रीन माइंड की वजह से। प्रिया एक वेल एजुकेटेड फैमिली से है, पर उसका एम्बिशन सबसे बड़ा है। लेकिन सिर्फ प्रॉफिट को देखने वाली दुनिया में उसके काइंडनेस के आइडियाज स्ट्रगल कर रहे हैं। अभी तक उसका सपना था ग्लोबल फूड शॉर्टेज को सॉल्व करना, और उसका ग्रीन माइंड एआई प्रिसाइज एनवायरनमेंट कंट्रोल के साथ फार्मिंग को मैक्सिमाइज कर सकता है। तभी एंटर करता है एक राइवल, डॉक्टर अनीश कपूर, जो उसका आइडिया चुराना चाहता था लेकिन चुरा नहीं पाया। तभी डॉक्टर कपूर हाथ में पानी का गिलास पकड़े हुए बड़ी ही घिनौनी सी स्माइल के साथ प्रिया के प्रोटोटाइप के पास आता है और कहता है, मुझे लगता है तुम्हारा ये प्रोजेक्ट हल्के से पानी से भी खराब हो सकता है, तुम्हें शर्म चाहिए। और तभी बड़ी ही चालाकी से अपना पानी का गिलास उसके प्रोजेक्ट पर डालने लगता है। प्रिया का पूरा काम, उसका सपना एक गिलास से खतरे में है। और तभी जॉन अपीयर होता है, डॉक्टर कपूर को धक्का देता है, जिसकी वजह से गिलास प्रिया के प्रोटोटाइप से दूर गिरता है। डॉक्टर कपूर का यह प्लान धरा का धरा रह जाता है। प्रिया बड़ी ही कामली और रिस्पेक्टफुली जॉन को उसका प्रोजेक्ट बचाने के लिए थैंक्स कहती है और फिर पूछती है, पर आप कौन हो और आप इस जगह पर कैसे? फिर जॉन खुद को इंट्रोड्यूस करता है कि मैं जॉन कैल्विन हूँ और मैं जहाँ पर एक ऐसी इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहा था जो गारंटेडली फेल हो। फिर एकदम से हंसते हुए कहता है, कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें 100 मिलियन रुपीस दूँ, वो भी एक यूनिवर्सल हाउस प्लांट ट्रांसलेटर के लिए। मन में कहता है, यह एक ऐसी चीज है जो पूरी तरह से बेकार है। आइडिया पैसे को आग लगाकर जलाने जैसा है। पर तभी प्रिया बड़ी ही एक्साइटमेंट से कहती है, अ यूनिवर्सल ट्रांसलेटर फॉर हाउस प्लांट्स, यह तो सच में अनोखा है। पर इतने कैपिटल ऑफ मनी के साथ मैं अपने ग्रीन माइंड एआई को एक बड़े लेवल पर स्केल कर सकती हूँ मिस्टर कैल्विन। यह रिस्की तो है, यह मार्केट में अनस्टेबिलिटी लाएगा, पर अगर यह काम कर गया तो किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। तभी जॉन अपने मन में सोचता है, रिस्की, मार्केट अनस्टेबिलिटी, साउंड्स परफेक्ट, डील। फिर जॉन डील को फाइनल करता है, दोनों हैंडशेक करते हैं और हर बार की तरह इस बार भी गोल्डन शिमर उनके हाथों से पास होता है। इसी सीन के साथ चैप्टर 4 एंड होता है। चैप्टर 5 शुरू होता है आयरलैंड के एक छोटे लेकिन कायोटिक वर्कशॉप में, जहां खड़ी है वाइल्ड जीनियस और थोड़ी क्रेजी इन्वेंटर फियोना मैले, जो अपनी लैब में काम कर रही है। 25 साल की फियोना एक आयरिश इन्वेंटर है जो रूल्स से बिल्कुल नहीं डरती। इसकी वर्कशॉप एक पुरानी और मैसी है। गियर्स, वायर्स, इम्पॉसिबल प्रोटोटाइप्स हर जगह पर फैले हैं और इस वक्त फियोना का ऑब्सेशन है एक डिवाइस, टेम्पोरल फैब्रिक लूम, एक ऐसा मशीन जो स्पेस टाइम में पैटर्न्स वेव कर सकता है और हो सकता है कि अदर यहाँ कोई छोटी टेम्पोरल डिस्टोर्शंस क्रिएट करे। जीनियस है, लेकिन पैसा कमाना काफ़ी स्ट्रगल है। इन्वेस्टर्स को ये आइडिया हमेशा अब्सर्ड लगता है और
अभी कुछ ग्रांट्स रिजेक्ट हो चुके हैं। एक फायर ने हाफ प्रोटोटाइप्स भी डिस्ट्रॉय कर दिए। फियोना ऑलमोस्ट अपना ड्रीम छोड़ने वाली थी और शायद एंटरटेनमेंट पब खोल लेती। और तभी एंटर करते हैं कुछ ब्रिटिश डेब्ट कलेक्टर जो लूम को रिप्रोसेस करना चाहते हैं। एक ब्लरी कलेक्टर ग्रोल करता है और चिल्लाकर कहता है, गिव इट अप, वी आर टेकिंग दिस जंक, नो मोर टाइम ट्रेवल नॉनसेंस, बैंक वांट्स इट्स मनी। यहाँ सीन काफी टेंस है। फियोना डेस्परेट है और वो डेब्ट कलेक्टर बिल्कुल अनस्टॉपेबल लग रहे हैं। हर हीरो की तरह अब जॉन कैल्विन अपीयर होता है, काम और कैजुअल स्टाइल में। एक ब्रीफकेस यूज करके एक कलेक्टर को ब्लॉक करता है। जीप साइलेंटली दूसरे कलेक्टर को नॉक कर देता है। जॉन कैजुअली कहता है, अब ये प्रॉपर्टी तुम लोगों की नहीं रहेगी। और फियोना बड़ी ही हैरानी से पूछती है, तुम कौन हो? अभी अभी ये क्या हुआ? तुमने सिर्फ ब्रीफकेस से सभी कलेक्टर्स को कैसे हरा दिया? क्या तुम कोई जादूगर हो? तभी जॉन कहता है, आई एम जॉन कैल्विन, और मैंने तुम्हारे सारे स्पेयर पार्ट्स बैंक से बाय कर लिया है। हर बार की तरह इस बार भी जॉन फियोना को एक प्रपोजल देता है, 200 मिलियंस, एक ऐसी मशीन के लिए जो सिर्फ पीछे की तरफ ही चलती हो। मान लो कोई कार जिसका सिर्फ रिवर्स गियर ही हो, या कुछ ऐसा जो सिर्फ फेल ही हो, जो पूरी तरह से यूजलेस हो, जो सिर्फ पैसे ही खाए। ये बस एक एपिक फेलियर चाहिए। तभी फियोना हंसते हुए कहती है, एक मशीन जो सिर्फ पीछे की तरफ चलती हो। हाँ, यही तो वो था, यही तो मुझे चाहिए था, और तुम मुझे इसके लिए पैसे भी दे रहे हो। तो बेस्ट डील है मेरे लिए, मैं इसके लिए तैयार हूँ जॉन। फियोना की बात सुनकर जॉन स्माइल करता है और मन में कहता है, मैं पूरी तरह से पक्का हूँ, मेरा यह काम फियोना के खिलाफ काम करेगा ही करेगा। जैसे ही उन्होंने हाथ मिलाया, जॉन सेंसेशंस फील करता है, वही फॉर्चूना की पावर्स की, और एक छोटी सी वार्निंग आती है उसके दिमाग में, हैट्रिगोरस, हेड ऑफ क्रिएशन, chaos and uncertainty, it feeds on unrestrained invention, be careful John। के साथ चैप्टर 5 एंड होता है। चैप्टर 6 की शुरुआत 1 साल के टाइम जंप के बाद होती है। सीन शुरू होता है आयरलैंड में, फियोना के वर्कशॉप से, जहाँ पर सब कुछ बदल चुका है। अब सब कुछ पहले से ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है। शाइनी न्यू मशीन्स और नए टूल हर जगह पर हैं, पर फियोना के चेहरे पर वही जुनून और वही एनर्जी के साथ अपने टेम्पोरल लूम के पास खड़ी है। अगले सीन में हमारा मेन कैरेक्टर जॉन एंटर करता है फियोना के लैब में। फियोना थोड़े से ही अंदाज में जॉन का स्वागत करती है और कहती है, जॉन डार्लिंग, तुम आ गए, तुम्हारा यूजलेस इन्वेस्टमेंट अब ये ग्लोबल सेंसेशन बन चुका है। जॉन थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन और कंफ्यूजन से पूछता है, पर कैसे? फिर फियोना जॉन को बताती है, तुम्हारा वह यूजलेस सा आइडिया, एक ऐसी मशीन जो सिर्फ पीछे की तरफ ही चलती हो, तुम्हारे उस आइडिया ने मुझे एक ऐसी मशीन इन्वेंट करने में मदद कर दी जो मेरे टेम्पोरल फैब्रिक लूम को स्टेबलाइज कर सके। उसकी वजह से मेरी टेम्पोरल फैब्रिक लूम एकदम स्टेबलाइज हो गई, और जिसकी वजह से हम अपना प्रोडक्ट बीस्पोक वेदर पार्टनर्स, लग्जरी रिजॉर्ट्स और फिल्म स्टूडियोज को सेल करने का प्लान कर रहे हैं। इमेजिन करो, परफेक्ट सनसेट का प्रेडिक्शन मूवी शूट के लिए। मेरा एक फेल्ड प्रोजेक्ट ही हमारे प्रोग्रेस की की बन गया। फिर फियोना जॉन के फ्रस्ट्रेटेड चेहरे को देखकर उसे मॉक करते हुए कहती है, शायद मैं तुम्हारे लिए एक ऐसी मशीन बना दूं जिससे तुम मेरे दिल को जीत सको। तुम्हारे जैसा रिच मैन एक ऐसी मशीन तो चाहेगा ही। बस फियोना को फ्रस्ट्रेशन से देखता है और धीरे से कहता है, तुमने इम्पॉसिबल दिखने वाला काम पॉसिबल कर दिया। फियोना हैरानी से पूछती है, क्या? पर जॉन कुछ जवाब नहीं देता। भी जॉन के कानों में फॉर्चूना की आवाज़ पड़ती है, हैट्रिगोरस, हेड ऑफ क्रिएशन, ये रियलिटी को रीशेप करना चाहता है, अपनी विल इम्पोज करना चाहता है, वो भी बिना किसी कॉन्सिक्वेंस के। यह प्योर ईगो और बाउंडलेस एक्सप्रेशन को क्रिएट करता है। ऑब्जर्व क्लोजली जॉन, डिज़ायर टू बेंड द वर्ल्ड, टू बिल्ड विदाउट एंड। फॉर्चूना की इसी आवाज़ के साथ चैप्टर 6 खत्म होता है। चैप्टर 8 हम चलते हैं साइबेरिया के एक रिमोट लैब में। डॉक्टर आनिया पेट्रोवा अपने कोल्ड फ्यूजन रिसर्च इन्फिनाइट स्पार्क पर काम कर रही है। लैब में हल्की हल्की आवाज़ें हैं एक्सपेरिमेंटल मशीन्स की और बाहर से आ रही स्नोस्टॉर्म की। आनिया 26 साल की एक ब्रिलियंट और साइलेंटली ब्रिलियंट रशियन फिजिसिस्ट अपनी सोच में पूरी तरह से डूबी हुई है। फिजिक्स की इक्वेशंस
और यूनिवर्स की मिस्ट्री में कम्प्लीटली लॉस्ट है। अन्या का काम हाईली कंट्रोवर्शियल है, लिमिटलेस क्लीन एनर्जी प्रॉमिस के साथ, लेकिन कन्वेंशनल फिजिक्स को चैलेंज करता है। अन्या ने अपना लाइफ डेडिकेट किया है लोगों के मजाक, उपहास और गवर्नमेंट के असीधे प्रहारों के बाद भी। गवर्नमेंट और एनर्जी सप्लायर्स उसकी रिसर्च को बंद या कंट्रोल करना चाहते हैं। एक रिसेंट रेड ने उसके कोलीग को क्रिटिकली इंजर कर दिया और अन्या को डीप डिस्पेयर में डाल दिया। तभी लैब के डोर्स जबरदस्ती खुलते हैं और एक स्क्वाड ऑफ हैवी आर्म्ड मास्क फिगर्स अंदर आते हैं। उनमें से एक आदमी चिल्लाकर कहता है, डॉक्टर आनिया, आप हमारे साथ आ रही हैं और आपके सभी रिसर्च मटेरियल्स भी। गवर्नमेंट को ये सब अपनी नेशनल सिक्योरिटी के लिए चाहिए। तभी बॉलीवुड की मूवी की तरह जॉन एंटर करता है अपने प्लेयर जीव्स के साथ। जॉन और जीव्स मिलकर उन लोगों से फाइट करते हैं और उन सभी लोगों को साइलेंटली नॉक कर देते हैं। यह सरप्राइजिंगली काम है, थोड़ी क्यूरियस, साइंटिफिक फोकस कैओस के बीच भी इंटैक्ट है। फाइट के बाद आनिया जॉन से कहती है, इम्प्रेसिव, तुम लोगों ने मेरे इक्विपमेंट्स को बिना नुकसान पहुंचाए उन सभी को हरा दिया। बाय द वे, तुम हो कौन और तुम मेरी इस लैब में किस लिए हो? मैं बस अपनी रिसर्च को पूरी करने ही वाली थी, आजमा कन्फीनमेंट की क्वांटम स्टेबिलिटी को लेकर। तभी जॉन बोल्डली बोलता है, हे, आई एम जॉन केल्विन और मैं तुम्हें 500 मिलियन ग्रांट देता हूँ। तुम्हें बस इस कोल्ड फ्यूजन रिसर्च को फेल करना होगा और यह डिक्लेयर करना होगा, एक एब्सोल्यूट प्रूफ देना होगा कि यह इम्पॉसिबल है। बस मुझे एक अल्टीमेट साइंटिफिक फेलियर दो। जॉन मन ही मन में कहता है, फॉर्चूना, इस बार तो मैं जीत कर ही रहूंगा। यहाँ जॉन के इस बोल्ड एस्टिमेट से कंफ्यूज होती है। वह जॉन से कहती है, तुम मुझे चाहते हो कि मैं कोल्ड फ्यूजन एक्सपेरिमेंट को फेल करूं और तुम्हें एक एब्सोल्यूट साइंटिफिक फेलियर दूं। तुम कुछ अलग हो, बाकी के सभी लोग बस मेरी रिसर्च चुराना चाहते हैं या मुझे रोकना चाहते हैं, पर तुम एक ऐसे हो जो मुझ पर पैसे भी लगा रहा है और मुझे फेल भी करना चाहता है। फिर जॉन से कहती है, मैं तैयार हूँ, मैं तुम्हारी डील के लिए तैयार हूँ जॉन। हमारी ये डील की कंडीशंस मेरे रूलों के खिलाफ है। एक ग्रांट के बाद मैं इस एक्सपेरिमेंट पर काम करूंगी। ये फेल होगा सक्सेस, ये तुम्हारी और मेरी किस्मत है। इस कंडीशन के लिए रेडी हो तो मैं डील के लिए तैयार हूँ। कि जॉन अपने मन में सोचता है, फेल या सक्सेस होने की संभावना। फिर आन्या से कहता है, मैं इस डील के लिए तैयार हूँ, तुम फेल होने के लिए अपना बेस्ट ट्राई करना। यहीं पर एंड होता है। चैप्टर 8। एक साल के टाइम जंप के बाद सीन शुरू होता है यूरोप, साइबेरिया के एक मैसिव एनर्जी लैब में। हम यहाँ पर देखते हैं डॉक्टर आनिया पेट्रोवा को, जो एनर्जेटिक, चेयरफुल, एक रेयर वार्म स्माइल के साथ खड़ी है। का एटमॉस्फेयर पूरी तरह से फ्यूचरिस्टिक है। हर जगह ग्लोइंग लाइट्स और हमिंग मशीन्स का साउंड। आनिया के आसपास एनर्जी का एक ओरा है। आनिया अपनी अनप्रॉफिटेबल कोल्ड फ्यूजन रिसर्च को, जो जॉन केल्विन के पैसे के साथ फंड हुई थी, परफेक्ट कर चुकी है। अब ये रिसर्च ही एक हिस्टोरिकल एनर्जी ब्रेक थ्रू बन चुकी है, मुझे आधे यूरोप को पावर देने के काबिल है। जॉन, जो सिर्फ एक फाइनेंशियल डिजास्टर चाहता था, अब सिर्फ एक डिफीट की फीलिंग लेकर खड़ा है। फिर आनिया जॉन से कहती है, तुमने मुझे इसे पूरा करने के लिए कहा था। तुम्हारी ग्रांट से मैं इसे परफेक्ट कर चुकी हूँ। मेरी रिसर्च एक ग्रेटेस्ट एनर्जी ब्रेक थ्रू है हिस्ट्री में। ये 100 बिलियंस की वैल्यू का है, हज़ारों को क्लीन एनर्जी देंगे। प्लेफुल और कॉन्फिडेंट अंदाज में जॉन को देखते हुए कहती है, तुम एक अनॉर्मल हो जॉन। मुझे लगता है हमें कुछ एक्सपेरिमेंट करने चाहिए, वो भी पर्सनल एक्सपेरिमेंट्स, मे बी विद अ डिनर एंड अ बोतल ऑफ एक्सपेंसिव वाइन। मैं क्यूरियस हूँ उस ह्यूमन एलिमेंट के लिए जो तुम्हारे आसपास की हर चीज़ को सफल बना रहा है। जॉन सिर्फ फ्रस्ट्रेशन में आनिया को घूरता रहा, पूरी तरह से हारा हुआ। उसका प्लान तो मनी को लूज करने का था, पर वह बैकफायर कर गया। कोल्ड फ्यूजन प्रॉफिटेबल हो गया थैंक्स टू आनियास जीनियस माइंड एंड फॉर्चूनास इंटरफेरेंस। जॉन बेहद ही फ्रस्ट्रेशन में अपने मन में कहता है, फॉर्चूना पूरी तरह से मतलबी हो, यहाँ तक कि तुमने कोल्ड फ्यूजन को भी प्रॉफिटेबल बना दिया। प्रॉफिटेबल छोड़ो, तुमने उसे पॉसिबल बना दिया। तभी जॉन के माइंड में फॉर्चूना की आवाज़ आती है, द हेड ऑफ एनर्जी की भूख अनंत है,
वह हमेशा खाता ही रहता है पर कभी सेटिस्फाई नहीं होता। हमें देखते रहना होगा इस एंडलेस नीड ऑफ पावर को, यह कभी हद से पार ना चली जाए। कभी कभार यह अपने एम्बिशंस को फ्यूल देने के लिए होस्ट की लाइफ भी निचोड़ लेती है। हमें इस पावर को हावी होने से बचाना होगा जॉन। इसी के साथ चैप्टर 8 खत्म होता है। चैप्टर 9 शुरू होता है दुबई के एक हाई स्टेक्स अंडरग्राउंड ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में, जहां का एटमॉस्फेयर पूरा इंटेंस है। जायंट स्क्रीन्स, फ्लैशिंग लाइट्स और हर तरफ स्ट्रेटजी और कंपटीशन का वाइब। और सेंटर में है ज़ारा खान, 25 साल की स्ट्रेटेजिक गेमिंग प्रोडिजी, जिसे दुनिया माइरेज के नाम से जानती है। ज़ारा की आईज फोकस्ड हैं, फिंगर्स लाइटनिंग स्पीड से कीबोर्ड पर मूव कर रही हैं, हर एक मूव का मतलब टूर्नामेंट विक्ट्री के लिए। तभी एकदम सिस्टम ओवरलोड होता है, कनेक्शन लॉस्ट हो जाता है। चिल्ला कर कहती है, अनबिलीवेबल, ये नहीं पता था वह डरपोक लोग इस हद तक गिर जाएंगे। यहाँ ज़ारा का वर्ल्ड क्रैश हो जाता है। राइवल टीम लीगली हैक्स यूज करके उसका कनेक्शन तोड़ देती है। ज़ारा का फ्रस्ट्रेशंस विजिबल है, सा और कुछ ना कर पाने की भावना उसके चेहरे पर साफ है। उसका 1 साल का स्ट्रगल सिर्फ फेयरनेस के लिए वह 1 सेकंड में बर्बाद हो गया। और फिर हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर जॉन कैल्विन को, वो भी इस टूर्नामेंट में है और उसकी साइड पर जीव्स टैबलेट पर कुछ टैप कर रहा है। फिर जॉन जीव्स को कुछ इशारा करता है, जीव्स टैबलेट पर कुछ टैप करता है और टूर्नामेंट की सभी बड़ी स्क्रीनों पर राइवल टीम की इलीगल एक्टिविटी एक्सपोज हो जाती है। क्राउड चीयर करता है, कंफ्यूजन और एक्साइटमेंट का मिक्स पूरे क्राउड में फैल चुका है। ज़ारा का मैच रिस्टोर हो गया और चीटर्स डिस्क्वालीफाई हो गए। जॉन फिर बड़े ही कॉन्फिडेंट से ज़ारा से कहता है, चीटिंग जैसे न तैसे एक्सपोज हो ही जाती है और मुझे इलीगल हैक्स चीटिंग्स पसंद नहीं है मिस खान। ज़ारा बड़ी ही हैरानी से जॉन को देखती रहती है और फिर कुछ देर के बाद पूछती है, तुम कौन हो? मेरे गार्डियन एंजल ने अभी अभी उन चीटर्स का सारा नेटवर्क हैक कर लिया और सबके सामने एक्सपोज कर दिया। ये तो सच में इम्प्रेसिव था, बोल्ड भी। ज़ारा का एक्सप्रेशन अब क्यूरियस और रिस्पेक्ट के मिक्स है। जॉन का ऑरा मिस्टीरियस और कॉन्फिडेंट है। ये एक परफेक्ट सेटअप है एक नई पार्टनरशिप के लिए, जो शायद और भी हैरान कर देने वाले आउटकम्स लाए। जॉन बड़े ही सीरियस अंदाज में खुद को इंट्रोड्यूस करता है, आई एम जॉन कैल्विन और आई एम ऑफरिंग $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट टू क्रिएट अ डिजिटल वेस्टलैंड, अ गेमिंग प्लेटफॉर्म। इतना उल्टा सीधा और फ्रस्ट्रेटिंग हो, पैसा बर्बाद करना तो पूरी तरह पक्का हो, पूरी तरह से फाइनेंशियल सुसाइड चाहिए। ये चाहता हूँ कि तुम मेरा हर एक पैसा बर्बाद कर कर दिखाओ। और मन ही मन में फॉर्चूना से कहता है कि इस बार तो मैं तुम्हें हरा कर ही रहूँगा। जॉन का गोल हमेशा की तरह सेम है, लेडी फॉर्चूना को फ्रस्ट्रेट करना और मैक्सिमम लॉस क्रिएट करना। ये प्रपोजल इतना अब्सर्ड है कि कोई भी समझ नहीं पाएगा, पर ज़ारा का माइंड अलग सा है। वह इस चीज़ को एक चैलेंज की तरह लेती है। तुम एक डिजिटल वेस्टलैंड चाहते हो या सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जिसको हैक करना ट्रूली इम्पॉसिबल हो, पूरी तरह से फेयर कॉम्पिटिटिव प्लेटफॉर्म जो पूरे वर्ल्ड में अब तक किसी ने देखा ना हो। तुम्हारा फाइनेंशियल सुसाइड मुझे एक चैलेंज की तरह लगता है मिस्टर कैल्विन। मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करती हूँ, पर सिर्फ एक कंडीशन पर, प्लेटफॉर्म का कंट्रोल पूरी तरह मेरे हाथों में होगा और आप ये कामना कर सकते हैं कि यह पूरी तरह फेल हो। अब ये एक डिजिटल वेस्टलैंड बनेगा या फेयर प्ले का हेवन, यह तो आपकी किस्मत पर है। और इसी सीन के साथ चैप्टर 9 खत्म होता है। चैप्टर 10 1 साल बाद हम देखते हैं जॉन कैल्विन को और यह सीन है उसके स्टडी रूम का। हर तरफ स्क्रीन्स और एक ब्रेकिंग न्यूज़ फ्लैश हो रही है। हेडलाइन, आर्केड जेनिथ बिकम वर्ल्ड्स मोर सिक्योर एंड पॉपुलर गेमिंग प्लेटफॉर्म वैल्यूड इन ट्रिलियंस। जॉन शॉक और फ्रस्ट्रेटेड दोनों है, जैसे यूनिवर्स ने उसके प्लान को फिर से डिस्टर्ब कर दिया हो। आर्केड जेनिथ, ज़ारा का प्लेटफॉर्म, अब ग्लोबल सेंसेशन बन चुका है। द सिक्योर इतना पॉपुलर कि ट्रिलियंस की वैल्यूएशन हो गई और ये सक्सेस टोटली इनेशन के बाहर था। उनका गोल था फाइनेंशियल डिजास्टर। सिर्फ फॉर्चूना के इंटरफेरेंस की वजह से डिजिटल एंटरटेनमेंट का एक नया एरा ही शुरू हो गया। ज़ारा जॉन को मॉक करते हुए कहती है, सर मुझे लगता है आपकी किस्मत कुछ ज़्यादा ही अच्छी है। आपको फिर से किसी और जगह पर ऐसे ही पैसे लगाकर देखना चाहिए।
आपकी किस्मत ने फिर से काम किया तो आपका एन्यू बढ़ जाएगा, और अगर नहीं तो आपका ईगो सेटिस्फाई हो जाएगा, पैसे लॉस कर पाओगे। जॉन बस जारा को देखता रहता है। जारा का प्रेजेंस फुल ऑफ कॉन्फिडेंस और इंटेलेक्चुअल चार्म से भरा है और उसकी आईज स्पार्क कर रही हैं कॉम्पिटिटिव एडमायरेशन के साथ। जॉन के लिए यह मूवमेंट स्वीट आयरोनी है। हर इन्वेस्टमेंट, हर प्लान जो फेल होना चाहिए था, उसने जारा को टॉप ऑफ वर्ल्ड बना दिया। जॉन प्रैक्टिकली फील कर पा रहा था कि किस तरह फॉर्चूना उसके सर को रब कर रही है, उसे मॉक कर रही है। जॉन का एक्सप्रेशन फ्रस्ट्रेशन, डिसबिलीव और हेल्पलेसनेस का मिक्स है। एक तरफ उसका माइंड सोच रहा है, कैसे, मैंने तो फेल करने के लिए पैसा दिया था। दूसरी तरफ एक आयरॉनिक प्राइड भी है। यह वर्ल्ड का डिजिटल मिरेकल उसकी फेलियर से बर्न हुआ है। फॉर्चूना का क्रूअल स्माइल अब उसके दिमाग में लाउड और क्लियर है। और तभी जॉन के मन में फिर से फॉर्चूना की आवाज आती है, द हेड ऑफ स्ट्रैटेजी। इसकी शक्ति इंसान की सोच को गलत कर सकती है। यह अच्छी वजह को पागलपन में बदल देती है और आखिर में एक ऐसा मजबूत सिस्टम बना देता है जो लोगों को अकेले कर देता है और उन पर हुकूमत करता है। इसका पूरा कंट्रोल पाने की भूख, हर हाल में जीतने की जिद, यह इसका सबसे बड़ा खतरा है। अगर इसको रोका नहीं गया तो यह दोस्तों को भी एक दूसरे के खिलाफ कर सकता है। और इस वार्निंग के साथ ही हमारा चैप्टर 10 खत्म होता है। चैप्टर 11 सीन शुरू होता है एक क्वाइट इंटेंस इवनिंग से। जॉन अपने स्टडी रूम में फायरप्लेस के सामने बैठा है। कमरे की लाइट डिम है पर जॉन फ्रस्ट्रेशन से फुल है। जॉन फ्रस्ट्रेशन में अपने बटलर जीव्स को कहता है, यह सब बार बार कर रही है। मेरा हर अटेम्प्ट फेल होने के लिए एक जीत बन जाता है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं मानो कोई कठपुतली हूँ उनके हाथों की, जो गोल्डन दागों से बजा हुआ है। और उसकी ये विस्पर्स, फॉर्चूना का हैट्रिगोरस के बारे में आवाज और लाउड हो गया है। हर टाइम, हर मोमेंट ये हेड्स और उनके करप्शन का जिक्र। सबसे तंग आ चुका हूँ मैं, अब और नहीं सह सकता। जॉन का फ्रस्ट्रेशन विजिबल है। हर प्लान, हर अटेम्प्ट टू फेल कुछ ना कुछ सक्सेस में कन्वर्ट हो जाता है। का बटलर जीव्स कुछ अलग था। जैसे हर कोई जॉन के इस इनक्रेडिबल लक से हैरान थे, पर जीव्स कभी भी हैरान नहीं हुआ। हमेशा बस जॉन की फ्रस्ट्रेशन को देखकर स्माइल करता रहता। इस बार जीव्स सीरियस टोन में जॉन से कहता है, सर, लेडी फॉर्चूना का काम हमेशा मिस्टीरियस रहा है। हो सकता है उसका पर्पस हमेशा वही ना हो जो आपको दिख रहा है। हैट्रिगोरस के ईगोस ग्रो कर रहे हैं। लगता है अब टाइम आ गया है। बस आपको सच बताने के लिए तैयार कर रही है। जीव्स का एक्सप्रेशन एक तरह की वार्निंग और एंटिसिपेशन दिखाता है। लगता है जैसे कोई मूवमेंट आ गया है। जब जॉन को पूरा सच पता चलेगा, रूम का एटमॉस्फेयर सडनली टेंस और एक्सपेक्टेंट लगता है। जैसे ही जॉन सोचता है, रूम में शिमरिंग लाइट्स, लेडी फॉर्चूना खुद अपीयर हो गई, रेडिएंट गोल्ड शिमर के साथ। रूम का पूरा एटमॉस्फेयर ही चेंज हो जाता है। जॉन बस फ्रोजन है, जैसे यूनिवर्स का वेट उस पर आ गया हो। और तभी लेडी फॉर्चूना जॉन से कहती है, ओ जॉन, माय डियर जॉन, तुम अब भी अपनी डेस्टिनी से एस्केप करने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हें सच में लगता है कि मेरे ये गिफ्ट सिर्फ कर्स ऑफ वेल्थ है? ये डायलॉग एक मिक्स है फॉर्चूना के प्लेफुल टीजिंग और सीरियस अर्जेंसी का। जॉन का फ्रस्ट्रेशन अब और भी पीक पर है। चिल्लाकर फॉर्चूना से कहता है, मैं सिर्फ एक नॉर्मल लाइफ चाहता हूँ। मैं पैसा हारना चाहता हूँ। मैं दुनिया का सबसे रिच इंसान नहीं बनना चाहता। तुम हमेशा बस मुझे फ्रस्ट्रेट करती आ रही हो। मेरा हर अटेम्प्ट, हर ट्राई फेल होने का हमारे लिए मानो जैसे कोई मजाक हो। ये हैट्रिगोरस क्या है? उन सरों और उनकी पावर्स का क्या मतलब है? तुम मुझे सब कुछ बताओ फॉर्चूना। तुम बस मुझे अब और पहेलियां मत बुझाओ। ये बस सच जानना है। तुम्हारे इन मजाकों से तंग आ गया हूँ। जॉन का इमोशन मिक्स है, गर्व, फ्रस्ट्रेशन और कुछ ना कर पाने की भावना के साथ। यह वो मोमेंट है जब पूरा टेंशन क्लाइमैक्स पे है। फॉर्चूना के साइलेंस में भी पावर फील होता है, जैसे पूरा कॉस्मोस उसके वर्ड्स का वेट कर रहा हो। और यहीं पर चैप्टर 11 एंड होता है और आज का एपिसोड भी। चैप्टर 12 शुरू होता है जॉन कैल्विन के स्टडी रूम से। फायरप्लेस के शैडोज रूम में डांस कर रहे हैं।
जॉन अब भी अपनी फ्रस्ट्रेशन और फ्यूजन से भरा हुआ है और चुना के जवाब का इंतजार कर रहा है। चुना थोड़े सीरियस वे में कहती है, जॉन तुम बस एक जिद्दी इंसान हो। तुम्हारा लक, तुम्हारा गोल्डन टच सिर्फ पैसा नहीं है, एक प्रोटेक्टिव मैजिक है, एक डिवाइन काउंटर फोर्स है एट्रिगोरस के खिलाफ। तुम जॉन हेप्टागन के बैलेंस का 7th एस्पेक्ट हो। तुम ही हो जो एट्रिगोरस के हेड्स के ईगोस को रोक सकता है। और चुना की यह बात सुनकर जॉन का दिमाग बस फटने ही वाला था। एकदम से उसकी हर कंफ्यूजन और फ्रस्ट्रेशन का रीज़न समझना शुरू हो जाता है। फॉर्चूना की वॉइस एक मिक्स है प्राइड और सीरियसनेस की। फॉर्चूना जॉन को समझाते हुए कहती है, एट्रिगोरस एक कॉस्मिक 7 हेडेड बीइंग है जो ब्रोकन डायमेंशन से आया है। उसने अपने 6 हेड्स को इस डायमेंशन में भेजा है। हर एक ने एक होस्ट चूज किया है। इसाबेला, अकारी, प्रिया, फियोना, आन्या और ज़ारा उन हेड्स के होस्ट हैं। और उस कॉस्मिक बीइंग को पूजने वाले कुछ लोग भी हैं जिन्हें करप्टर्स कहा जाता है। वह सीक्रेटली एट्रिगोरस को पूज रहे हैं, जिसकी वजह से उसके ईगोस की पावर और भी बढ़ रही है। हेड के होस्ट्स की पावर पहले नॉर्मल थी, लेकिन डिसअपेयर से और करप्टर्स के इन्फ्लुएंस से उनके अंदर करप्शन घुस रही थी। यह हेड्स सिर्फ पावर्स नहीं, यह एट्रिगोरस का एक्सटेंशन है। एट्रिगोरस को इस वर्ल्ड को करप्ट करने में मदद करना चाहते हैं। हर हेड एक एक्सपेक्ट को डोमिनेट करना चाहता है। कॉमर्स, इन्फ्लुएंस, इन्वेंशन, क्रिएशन, एनर्जी और स्ट्रेटजी ये विस्पर करते हैं, फ्लॉस को एम्पलीफाई करते हैं, होस्ट को डिसअपेयर में धकेल कर एट्रिगोरस को फीड करते हैं। जॉन की आंखें वाइड ओपन हैं। हर वर्ड पे उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। पूरे यूनिवर्स का वेट अभी उसके सामने है। फॉर्चूना के वर्ड उसको एक बार फिर से सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। जॉन हल्की सी फ्रस्ट्रेशन में कहता है, तो इस पूरे समय पर मुझे फोर्स कर रही थी कि मैं पैसा बनाकर इस वर्ल्ड को सेव करूं, और वो सभी लड़कियां तो एक कॉस्मिक बीइंग के पार्ट्स की होस्ट हैं, और मैं हूं उन सभी का काउंटर बैलेंस, उन सभी को रोकने वाला, उनका 7th एस्पेक्ट। ये सब क्या है? जॉन का डिसबिलीव पीक पर है। उसका फ्रस्ट्रेशन, कंफ्यूजन और स्लाइटली एंगर में मिक्स है। जैसे फॉर्चूना की बातों को समझता है, उसे वैसे ही हर वर्ड एक शॉकवेव की तरह महसूस होता है। फिर फॉर्चूना जॉन से कहती है, वह लड़कियां जो उन पावर्स की होस्ट है, उनका होना एक आम सी बात है। तुम्हें उन्हें सेव करना है, सिर्फ एक्सटर्नल थ्रेट से नहीं, बल्कि उनकी पावर्स और करप्शन के इन्फ्लुएंस के अंदर से। डेंजर भी इमीडिएट है। हेड्स अपनी करप्शन पूरे करने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम रेडी हो। अब तुम्हारा पर्पस सिर्फ फ्रस्ट्रेशन नहीं, अब इस पावर्स के हेप्टागन का हार्ट हो, एसेंशियल की स्टोन हो। तुम्हारा पाथ अब शुरू होता है। फॉर्चूना धीरे धीरे वैनिश हो रही है, जैसे मानो यूनिवर्स का कोई पार्ट फिर से यूनिवर्स में जा रहा हो। जॉन अब खुद से अपने मिशन को फेस कर रहा है। रियलाइजेशन का वेट उसके ऊपर है। उसकी लाइफ का सबसे बड़ा ओवेंस और फ्रस्ट्रेशन एक्चुअली उसका ग्रेट पर्पस था। और इसी तुथ के साथ हमारा चैप्टर 12 खत्म होता है। चैप्टर 14 सीन शुरू होता है जॉन कैल्विन के मैंशन से। ये मैंशन जो पहले सिर्फ पैसे और वेल्थ का सिंबल था, अब एक यूनिवर्सल थिंक टैंक बन चुका है। यहाँ ब्रिलियंट माइंड्स और थोड़ी बहुत रोमांटिक टेंशन का एटमॉस्फेयर है। हमारा साइलेंट बटलर जीव्स अब हर चीज़ को मैनेज कर रहा है। वह किसी को कॉफ़ी चाहिए या हाई स्पीड इंटरनेट, या किसी को कोई साइंटिफिक जर्नल्स, सबका ख्याल है हमारे जीव्स को। फिर हमारे लव बैटल्स शुरू हो जाते हैं। इसाबेला हमेशा कंपोस्ट और कॉन्फिडेंट ग्रैंड पियानो के पास जॉन को कॉर्नर करती है। कहती है, जॉन तुम्हारा गोल्डन टच सच में ही एक मार्वल है। मेरी लेटेस्ट फ्लीट एक्सपेंशन प्रोजेक्शन एक्सीड करेगी, एक्सपेक्टेशन को एक्सीड करेगी। शायद डिनर पे चलें, मार्केट फोरकास्ट डिस्कस करें, और शायद कुछ और फोरकास्ट भी। उसके हाथ थोड़ी देर तक आम पे रुके। जॉन थोड़ा ऑकवर्ड था, फैसिनेटेड और थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड फील करता है। फिर एकदम अकारी जॉन को हग कर कर पूछती है, जॉन मेरे फॉलोअर्स पूछ रहे हैं मिस्टीरियस बेनिफैक्टर के बारे में, कंटेंट चाहिए। जॉइंट ब्लॉग का आइडिया है, एक्सीडेंटल वेल्थ के सीक्रेट पे।
पहला ऑफिशियल डेट भी हो सकता है। जॉन अकारी के वेट से लगभग गिर ही जाता है, थोड़ा ओवरवेल्म्ड फील करता है, लेकिन उसका दिल थोड़ा वार्म हो जाता है। अकारी की एनर्जी और एक्साइटमेंट पूरा रूम फिल कर देती है। अगले सीन में हम देखते हैं जीव्स को। जब से सर ने इन सभी मैडम्स को इनवाइट किया है तब से मेरा थोड़ा वर्कलोड बढ़ गया है। फिर अगले सीन में प्रिया जॉन को बुलाती है। मिस्टर केल्विन, ग्रीन माइंड एआई ने डिटेक्ट किया है मेंशन के क्लाइमेट चेंज में स्लाइटली इंटरफेरेंस है। मैंने ऑप्टिमाइज किया, शायद हम पर्सनल रिलेशनशिप्स के थर्मोडायनामिक्स भी डिस्कस करें। अरे पर्सनल बॉन्ड और भी स्ट्रॉन्ग होने की प्रोबेबिलिटी हाई है। प्रिया की रेयर और सॉफ्ट स्माइल उनके लिए एक अलग ही इंटेलेक्चुअल चार्म क्रिएट करता है। उसकी एनालिटिक नेचर और इमोशनल हिंट मिक्स हो जाती है। फिर फियोना जॉन को बुलाती है। जॉन, ब्रेक थ्रू हुआ है। अगर हम टेम्पोरल फैब्रिक लूम और तुम्हारा गोल्डन टच कंबाइन करें तो हम लिटरली बेटर फ्यूचर बना सकते हैं और शायद तुम्हारी थोड़ी डेस्टिनी भी बदल दें। फियोना लिटरली स्पार्क के साथ डिमेंशन के एक्सपेरिमेंट दिखा रही है। जॉन का रिएक्शन मिक्स है, फ्रस्ट्रेशन और प्राउड के साथ। पूरे वर्कशॉप में एओस और क्रिएटिविटी का कॉम्बो है। फिर आन्या जॉन को बुलाती है। जॉन, तुम्हारी ये अनडिफाइंड इम्प्रोबेबिलिटी फैसिनेटिंग है। इन्फिनाइट स्पार्क रिसर्च सजेस्ट करता है कि एक यूनिक एनर्जी सिग्नेचर है तुमसे, शायद कुछ कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स कुछ समय बाद एक डीपर इंसाइट्स दे सकते हैं तुम्हारे पर्सनल क्वांटम इंटेंगलमेंट पे। जॉन यूजुअली रिजर्व्ड और सीरियस आन्या की वार्मथ और साइंटिफिक क्यूरियोसिटी को फील करता है। फिर जॉन को ज़ारा बुलाती है। जॉन, तुम्हारी एक्सीडेंटल सक्सेस कैओटिक है बट ट्रस्टिंग भी। एल्गोरिथम्स की तो बेस्ट स्ट्रेटजी यही होगी कि तुम्हें एक नॉर्मल स्टेटस मिले। शायद पर्सनल अलायंस के लिए स्ट्रेटजाइज करें। तुम्हारे कंबाइंड ऑपरेशन का सक्सेस रेट बहुत हाई होगा। ज़ारा की ये स्माइल और यह मॉकिंग स्टाइल जॉन के लिए एक स्ट्रेटजिक मेंटल गेम क्रिएट करता है। उसका कॉम्पिटिटिव माइंड और जॉन का एक्सीडेंटल जीनियस एक इंटरेस्टिंग मिक्स बनाते हैं। जॉन फाइनली रियलाइज करता है ये कायोस और एनर्जी, ये ब्रिलियंस और पर्सनैलिटीज सब उसके लिए एक यूनिवर्स हैं। हर वुमन ने उसका हार्ट कैप्चर किया है अपने यूनिक स्ट्रेंथ और स्पिरिट से। सोचता है हैट्रिगोरस के सामने इन सभी वुमेन्स को लूज करना यह मुझसे नहीं होगा। जॉन को पहली बार लाइफ का असली थ्रिल फील होता है, सिर्फ एक्सीडेंटल वेल्थ नहीं बल्कि प्रोटेक्शन और कनेक्शन का वेट। यहाँ पर हमारा चैप्टर 13 एंड होता है और यह एपिसोड भी। चैप्टर 14 सीन शुरू होता है जॉन केल्विन के ग्रांड ड्राइंग रूम से। रूम में एक अजीब सी टेंशन और एक्साइटमेंट है। जॉन ने डिसाइड किया है आज वो सब कुछ क्लियर करेगा, अपनी फीलिंग्स, अपना पर्पस और सारी सच्चाई जो अब तक छुपी हुई थी। जॉन सबको देखते हुए बोलता है, लेडीज, मुझे एक कन्फेशन करना है। मेरा ये गोल्डन टच वैसे नहीं है जैसे आप लोग सोचते हैं। यह एक काउंटर फोर्स है, एक टेरिबल एंटिटी हैट्रिगोरस के अगेंस्ट, और आप सब अननोइंगली उसके हेड्स की होस्ट हैं और उनका इन्फ्लुएंस आपके नेचर गिफ्ट्स को एम्प्लीफाई और ट्विस्ट कर रहा है। जॉन एक्सप्लेन करता है करप्टर्स को अपने रोल को एज अ सेवंथ हेड के अगेंस्ट काउंटर बैलेंस और उनके पावर्स के अंदर की इंटरनल बैटल्स को। ये वो बैटल्स हैं जो उन्होंने अपने डिस्पेयर में फेस की है और जिसमें जॉन ने अपनी इन्वेस्टमेंट से देखा था और किस तरह लेडी फॉर्चूना उसे इंसिस्ट करती आ रही हैं और सरप्राइजिंगली डिटेल्ड थी उन सभी की फीलिंग्स और डिसअपेयर के बारे में। फिर जॉन उन सभी से कहता है, मैं आप सबको एडमायर, रिस्पेक्ट और डीपली केयर करता हूँ। आपकी ब्रिलियंस, स्ट्रेंथ और यूनिक स्पिरिट्स, इन्होंने मेरी लाइफ बदल दी। मैं किसी एक को चूज नहीं कर सकता। मेरा दिल शायद एक्सीडेंटली आप सब इनक्रेडिबल स्पिरिट्स का हो चुका है। रूम में बैठी सातों हीरोइंस एकदम शांत हो जाती है। सब वुमेन्स जॉन की बातों को फील करती हैं, थोड़े सरप्राइज, थोड़ा क्यूरियोसिटी और थोड़े एक्साइटमेंट के साथ। जॉन फिर से कहता है, लेडी फॉर्चूना अपनी इन्फिनाइट फ्रस्ट्रेटिंग विजडम में ये क्लियरली बता चुकी हैं कि मेरा पर्पस है इस डायमेंशन को प्रोटेक्ट करना, आप सबके साथ। क्या आप सब मेरे साथ
मैरी करेंगे और मेरे एक्सीडेंटल जर्नी में पार्टनर्स बनेंगे? क्या आप इस बैटल में मेरा साथ देने के लिए तैयार हैं? हम साथ मिलकर करप्टर्स से लड़ सकते हैं, डायमेंशन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और इस कॉम्प्लिकेटेड वेल्थ को मैनेज कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो हम एक ऐसी अलायंस बनाएंगे जो उन सबके खिलाफ लड़ेगी, एक हेप्टागोनल अलायंस। एक साइलेंस रूम में पड़ता है, टेंशन और एंटिसिपेशन का मिक्सचर। सबकी रिएक्शंस यूनिक हैं। तभी सबसे पहले इसाबेला रिस्पॉन्स करती है, मिस्टर केल्विन, जॉन, आप ट्रूली ओरिजिनल हैं। यह अनकन्वेंशनल प्रपोजल लेकिन प्लानेटरी सर्वाइवल के लिए परफेक्ट स्ट्रेटेजिक सेंस रखता है। मेरा आंसर है यस, ग्रेटर गुड के लिए और शायद थोड़ा हमारे लिए भी। मेरी शिप्स अब डेस्टिनी की तरफ सेल कर रही हैं। फिर अकारी एक एनर्जेटिक लुक में कहती है, यस जॉन, यस, 1000 टाइम्स यस। ये सबसे रोमांटिक वायरल वर्दी मूवमेंट है। चलो वर्ल्ड को सेव करते हैं और स्टाइलिश अनप्रेडिक्टेबल वेडिंग कंटेंट बनाते हैं। फिर प्रिया बेहद ही शांत रूप में स्माइल करती है और कहती है, अनएक्सपेक्टेड लेकिन पूरी तरह से लॉजिकल कंक्लूजन। यह हमारे प्लेनेट को सेव करने के लिए सबसे बेस्ट है। मेरी तरफ से भी हाँ है। चलो साथ मिलकर ट्रू इनोवेशन अचीव करें और शायद फॉर्चूना का कंसेप्ट साइंटिफिकली बेटर समझ पाएं। और फिर फियोना थोड़े थ्रिलिंग वे में कहती है, क्या तुम हम सभी से शादी करना चाहते हो? ये सबसे मैडेस्ट ब्रिलियंट इन्वेंशन है। एब्सोल्युटली यस। चलो हेट्रिगोरस को दिखाते हैं रियल पावर, पावर ऑफ यूनाइटेड कैओस एंड लव। फिर आनिया थोड़ा धीरे और सॉफ्टली कहती है, पहले इम्पॉसिबल एक्सपेरिमेंट्स और अब हेप्टागोनल मैरिज फॉर प्लानेटरी स्टेबिलिटी। इंटरेस्टिंग। यस जॉन, चलो इस फिनोमिनन को एक्सप्लोर करते हैं और हेट्रिगोरस का अनप्रॉफिटेबल एग्जिस्टेंस फाइनली एंड करते हैं। प्रपोजल जॉइंट रिसर्च ऑन मटेरियल क्वांटम इंटेंगलमेंट इमीडिएटली। फिर ज़ारा धीरे से स्माइल करती है, मल्टी फेशियल अलायंस, यूनिक रिस्क रिवार्ड प्रोफाइल और क्लियर ऑब्जेक्टिव, ऑप्टिमल सक्सेस कैलकुलेट किया है। यस जॉन, चलो डायमेंशन का सर्वाइवल ऑप्टिमाइज करते हैं और हेट्रिगोरस को स्ट्रेटेजिक फेलियर का लेसन सिखाते हैं जो कॉस्मोस में एको करेगा। और इसी के साथ चैप्टर 14 एंड होता है। चैप्टर 15 सीन शुरू होता है जॉन केल्विन के मैंशन से। सुबह का टाइम है पर मैंशन में ऑलरेडी एक अजीब सी टेंशन और एक्साइटमेंट फील हो रही है। जॉन और उनकी हेप्टागोनल अलायंस अब ऑफिशियली फॉर्म्ड है पर उनका रियल मिशन अब शुरू होने वाला है, टस के अगेंस्ट। सब वुमेन अपने अपने एरियाज में बिजी हैं, स्ट्रेटजी बनाते हुए, अपनी स्किल्स शार्प करते हुए। इसाबेला अपने मार्केट नेटवर्क्स चेक कर रही है, अकारी अपने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस और फॉलोअर्स के अपडेट्स देख रही है, प्रिया एआई और एनालिटिक्स के साथ मॉडल्स ऑप्टिमाइज कर रही है, फियोना इन्वेंशंस और गैजेट्स रेडी कर रही है, आनिया एनर्जी रिसर्च और एक्सपेरिमेंट में बिजी है, ज़ारा डिजिटल सिस्टम्स और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स टेस्ट कर रही है। फिर जॉन की आवाज़ आती है, अब हमें सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ्स पे डिपेंड नहीं करना, हर एक की स्किल्स और कोऑर्डिनेशन क्रिटिकल है। ये करप्टर्स कोई सिंपल एनिमीज नहीं है, ये डिमेंशन के स्टेबल फ्लॉस एक्सप्लॉइट करते हैं। जॉन को एक फैमिलियर चिलिंग फीलिंग फील होती है। लेडी फॉर्चूना की विस्पर फिर से आती है पर इस बार उनकी टोन अर्जेंट है। फॉर्चूना कहती है, द हेड्स, वह विस्पर करते ही रहते हैं। इन्फ्लुएंस, एनर्जी, स्ट्रेटजी, वह किसी ना किसी को बस ट्विस्ट करने या करप्ट करने या आइसोलेट करना चाहते हैं। तुम अपने अलाइज पर ध्यान दो जॉन, उनके डिजायर्स और उनका डर उन हेड्स के लिए एक वेपन बन सकते हैं। वह उन सबको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तुम्हारा टच, तुम्हारी पावर उन सबको गाइड तो करेगी पर सिर्फ तभी जब तुम वाइजली एक्ट करो। जॉन तभी चिल्लाकर कहता है, सब एक मोमेंट के लिए अटेंशन। करप्टर्स का इन्फ्लुएंस सिर्फ बाहर से नहीं, यह हमारे अंदर से भी काम कर सकता है। सबको अपने फोकस और ट्रस्ट एक दूसरे पर मेंटेन करना होगा। हम यूनाइटेड हैं और ये हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। सब वुमेन एक दूसरे को देखते हैं, थोड़ा नर्वस पर मोस्टली डिटरमेंट। ये उनके लिए भी एक रियलिटी चेक है। उनके पावर्स का असली चैलेंज अब शुरू हो गया है। तभी ज़ारा कॉन्फिडेंस से कहती है, जॉन सही कह रहा है,
अगर हम सेपरेट हुए स्ट्रैटेजी और लॉजिक के बेसिक पे हम फेल कर सकते हैं। यूनाइटेड अप्रोच ही ऑप्टिमल है। सब रेडी हो जाओ। इसाबेला अपने कॉमर्स एम्पायर के नेटवर्क को सिक्योर कर रही है। अकारी अपने इन्फ्लुएंस को एम्पलीफाई कर रही है पॉजिटिव कंपेनियंस के साथ। प्रिया एआई और डेटा सिस्टम्स मेंटेन कर रही है। फियोना एंटी कैओस गैजेट्स एक्टिवेट कर रही है। आन्या एनर्जी पैटर्न्स नॉर्मल एनर्जीज को डिटेक्ट कर रही है। ज़ारा डिजिटल सिक्योरिटी और प्रिडिक्टिव स्टिमुलेशंस टेस्ट कर रही है। जॉन उन्हें ऑब्जर्व कर रहा है, सबको कोऑर्डिनेट करते हुए। सडनली मेंशन के सिस्टम्स में ग्लिच आने लगता है। फियोना की इन्वेंशन इरेगुलर काम कर रही है। अकारी के सोशल फीड में सडन नेगेटिव अटैक्स अपीयर होते हैं। ज़ारा का सिक्योरिटी स्टिमुलेशन अलर्ट देता है। ये करप्शंस, ये स्टेबल इन्फ्लुएंस के पहले साइंस हैं। उनके वीकनेस चेक करो, यहाँ कोई ना कोई वीकनेस तो होगी। इसी सीन के साथ हमारा चैप्टर 15 एंड होता है। चैप्टर 16 शुरू होता है इवनिंग से। मेंशन का डाइनिंग हॉल सॉफ्टली लिट है। सब डिनर कर रहे हैं, लेकिन जॉन को पता है कि शांति के पीछे कुछ डार्क हो रहा है। करप्टर्स हैट्रिगोरस के शैडो सर्वेंट डायरेक्टली टारगेट करना शुरू कर दिए हैं। अब ये सिर्फ डिसअपेयर क्रिएट नहीं करना चाहते, बल्कि वाइफ्स को एक दूसरे के अगेंस्ट टर्न करना चाहते हैं। डिनर के दौरान एक छोटी सी टेंशन हवा में स्प्रेड हो गई। इसाबेला, जो यूजुअली स्टोइक है, वह प्रिया पर स्नैप कर देती है। यूर एल्गोरिथम आर टू रिगिड। प्रिया, कॉमर्स में सिर्फ डाटा नहीं, आर्ट भी होता है। इसाबेला ने यह बात प्रिया के इमोशनल ना होने और लॉजिकल होने की वजह से कही। प्रिया इसाबेला को अनोइंगली कहती है, मेरा डाटा इनफेलेबल है इसाबेला। इमोशंस वेरिएबल्स हमेशा इनएफिशिएंसी को बुलाते हैं। तो उनको एक कोल्ड सेंसेशन फील होती है। यह वही एको है, वो डिसअपेयर का फीलिंग जो फॉर्चूना ने पहले वार्न किया था। ये करप्टर्स का काम है, कैओस को क्रिएट करना। जॉन कामली बोलता है, लेडीज, हम आर्ट को डेटा के साथ कंबाइन कर सकते हैं। वह उन दोनों की तरफ हाथ बढ़ाता है, एक ब्रिज बनाना चाहता है उन दोनों के बीच में आए इस दरार को भरने के लिए। तभी जॉन के मन में एक नई विस्पर सुनाई देती है। यह विस्पर फॉर्चूना की नहीं है, बल्कि डार्क और चिलिंग है। जॉन, इसकी शुरुआत हो चुकी है, तुम बस इसको देख सकते हो। इन सभी को एक दूसरे के खिलाफ होते हुए। द हेप्टागन विल बी शैटर। यह सभी एक दूसरे के खिलाफ होंगे ही होंगे, और तुम्हारा गोल्डन टच इसमें कुछ भी नहीं कर पाएगा। जॉन को समझ आता है कि फाइट अगेंस्ट हैट्रिगोरस और करप्टर्स अब ट्रूली स्टार्ट हो गई है। ये सिर्फ पर्सनल बैटल्स नहीं, बल्कि कॉस्मिक स्टेक्स वाली वार है, और उनका हेप्टागन अब फिजिकली और मेंटली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जॉन और उसकी वाइफ्स अब सब यूनाइटेड हैं। वाइफ्स की पावर, उनकी ब्रिलियंस और जॉन का गोल्डन टच, ये सब एक बेहद ही स्ट्रॉन्ग हेप्टागन बन चुका है। एक्सीडेंटल हर्डल्स और यूनिवर्स के चैलेंज के लिए फुली रेडी है। जॉन की फाइनेंशियल फेलियर की जर्नी आयरॉनिकली फुल ऑफ लव, सक्सेस और एक कॉम्प्लिकेटेड लेकिन इंटरेस्टिंग लाइफ दे चुकी है। लेडी फॉर्चूना की गाइडेंस के साथ जॉन कैल्विन का गोल्डन टच ट्रूली अनबीटेबल है।